हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की हमारी क्लास अपनी और क्लासों की तरह ही बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है बताइए। देखिए पहले तो ये जानिए पीएच मान होता क्या है। पीएच मान होता है पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान का फुल फॉर्म होता है, या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको हम लिख सकते हैं। 1909 में इसको खोजा गया था। किसने खोजा था? सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन के द्वारा इसको खोजा गया, ये आपको याद रखना है। और इस पैमाने पर टोटल 0 से 7 तक, यानी 7 से कम ही रहता है, और 7 से ऊपर 14 तक ये पैमाना इसका होता है। ठीक है, 0 से 7 तक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय, और 7 प्राकृतिक होता है, नेचुरल। जबकि जो इससे आगे वाले होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिसका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा और 14 से नीचे होगा, ये 14 तक होगा, वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और 7 से कम, 0 से ज्यादा, वो कैसे होंगे? अम्लीय आपके होंगे। ये आपको ध्यान रखना पीएच मान के बारे में। अब देखिए हमसे पूछा क्या, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 का मतलब है कि ये यहां पर आएगा, तो यहां पर आने का मतलब है मानव रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। दूसरा आप याद रखना मानव रक्त के बारे में, तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। और अगर आपसे पूछ ले ब्लड ग्रुप की खोज, यानी कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई, तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई, ये आप याद रखना। दूसरा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, लेकिन अगर आपसे पूछ ले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई। विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और विलियम हार्वे से आपको याद रखना, विलियम हार्वे को ही फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है। और एंजियोलॉजी होता क्या है, तो जो हमारी रक्त नसें होती हैं, नलियां होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, उनकी स्टडी को, रक्त नसें और वाहिकाओं की जो स्टडी होती है उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। और इसी एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल। देखो विटामिनों के नाम आपको याद करने में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनके रोग भी होते हैं, लेकिन रोग हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम इसके रासायनिक नामों का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, देखिए बुरा मत मानना, कोई भी शादी हो, किसी की भी यहाँ शादी हो, तो फूफा एक ऐसा किरदार है जो हमेशा से ही नाराज रहता है, अपनी फॉर्म में रहता है। तो उसी से मिलती जुलती हमने एक ट्रिक बनाई है, देखिए। रोटी थी एक गिलास, कल टोका फूफा ने। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। रोटी थी एक गिलास, कल टोका फूफा ने, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के।
इनके रासायनिक नाम देखिए, रोटी से हो गया आपका रेटिनोल, विटामिन ए का नाम रेटिनोल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सी ये इसी के साथ है, फेरोल होता है, विटामिन ई का नाम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है, और बात करें विटामिन के की तो विटामिन के का नाम होता है फिलिक्विनोन, फूफा से होता है फिलिक्विनोन। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रोटी थी एक गिलास, कल टोका फूफा ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलिक्विनोन होता है। अब देखिए हमसे पूछेगा विटामिन सी का रासायनिक नाम, देखिए यहाँ पर क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इससे बीमारी कौन सी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है, यानी कि दांत इसमें कमजोर हो जाते हैं। मसूड़ों से खून आना या दांतों का कमजोर हो जाना क्या होता है, स्कर्वी बीमारी होती है। ठीक है, और विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन सी जितने विटामिन है सारे विटामिन की खोज विटामिन फंग ने की थी। कैश्मीर फंग ने, एक दो विटामिन है उनकी अलग की गई थी खोज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी इतना ही याद रखना है कि विटामिनों की खोज फंग के द्वारा की गई। ठीक, दूसरा किसमें पाए जाते हैं, खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरा आप याद रखना, खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, यानी खट्टे पदार्थों में ये पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं चमकदार हो जाती हैं, वायु नमीकरण, धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, धातुओं की मजबूती बढ़ जाती है, धातुओं का वजन हमेशा घटता है। देखिए संक्षारण होता क्या, तो संक्षारण का सीधा था मतलब, मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो लोहे पर जो जंग लगता है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का ही एक उदाहरण है। अब आप समझिए लोहे पर जब जंग लगेगा तो वो जो लोहा होता है वो गलता है, जब गलेगा तो धीरे धीरे नष्ट होगा, सीधी सी बात है, नष्ट होगा, है नहीं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तब लोहे का वजन बढ़ जाता है या घट जाता है, तो लोहे पर जंग लगने पर लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है, ये भी आप याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा वायु और नमी के कारण धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की एक परत यानी जस्ता की एक परत चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसको ही गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। जो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है इसको ही गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता। दूसरा आप समझिए जो संक्षारण होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में अपनी बताया है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी कि अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, उसके बाद उसी पदार्थ से दोबारा वो पदार्थ जो मूल अवस्था में था वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो पदार्थ बन गया सो बन गया, नया पदार्थ उससे नहीं बनाया जा सकता। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना है उसमें धागा जलता है और धागा जलने के बाद बन गया राख। ठीक है, राख से आप दोबारा मोमबत्ती का धागा नहीं बना सकते। क्लियर है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, उसके साथ जो मोम होता है, मोम पिघला, ठीक है, तो जो पिघला हुआ मोम है उससे दोबारा ही मोम
बनाया जा सकता है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। तो अब आप बताइए संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन होता है या फिर भौतिक परिवर्तन? तो देखिए संक्षारण होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जंग लग जाने के बाद लोहा गल जाता है, नष्ट हो जाता है। उस गले हुए लोगों से सॉरी जो गला हुआ लोहा है उससे जो मूल अवस्था का लोहा था, शुद्ध लोहा, उसे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पर, ये एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा एक संतृप्त यौगिक है? एथीन, प्रोपाइन, ब्रोमोप्रोपाइन या बेंजीन? देखिए आप इन्हें कब तक रट्टा मारोगे, ठीक है, नहीं आप रट्टा मार पाओगे। तो इसे आज हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं क्या होता है। कौन सा संतृप्त? संतृप्त जो है ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रो कार्बन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन की फैमिली को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ये आप याद रखना। इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में बांटा जाता है। एक संतृप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आपको क्या याद रखना है? तो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात क्या है। तो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है। एल्केन का क्या फार्मूला होता है? CnH2n+2। ठीक है, और इसकी बात करें हम तो इसमें एल्काइन और एल्कीन दोनों आते हैं। एल्काइन और एल्कीन दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, और एल्काइन होता है, ठीक है, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन आते हैं। अब बस यहीं से देखिए आप, जैसे एथीन है, ईन आ रहा लास्ट में, ईन देखिए कहां पर आ रहा, ये आ रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। प्रोपाइन आइन आ रहा है यहां पर, यहां देखिए प्रोपाइन, तो ये भी कैसा होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा संतृप्त यौगिक पूछा है, ब्रोमोप्रोपेन, लास्ट में एन आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, एन आ रहा नहीं, बहुत ध्यान से समझना, एन आ रहा नहीं। ठीक है, एल्केन श्रेणी का है ये, तो एन कहां पर आता है? ये आता है एन लास्ट में। तो ये कैसा होगा? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, अब आप जितने भी ऑप्शन आए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लास्ट में एन होता है, एल्केन, और असंतृप्त के हाइड्रोकार्बन के लास्ट में आइन और ईन होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अम्लीयता पाई जाती है? सिरका, जठर रस, शुद्ध जल, मानव रक्त? अम्लीयता का सीधा सा मतलब है पीएच मान 7.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, विनेगर को एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड, इसका नाम पूछा गया बहुत बार, ये याद रखना। ठीक है, एसिटिक एसिड। सबसे ज्यादा जो अम्लीयता पाई जाती है जठर रस में पाई जाती है। इसका जो पीएच मान होता है, बहुत जगह बहुत कुछ दे रखा, 1.2 से 2.0 होता है, और कहीं कहीं 2.5 भी दे रखा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, इतना ही होता है। ठीक है, जठर रस। ठीक, जठर रस का काम क्या होता है पहले ये समझिए। जठर ग्रंथियों से हमारे अमाशय में निकलता है ये। ठीक है, अमाशय में निकलता है, और इसी जठर रस में ही क्या होता है? जठर रस में ही HCl होता है। ठीक है, इसी जठर रस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसी के अंदर ही रेनिन होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, और म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जठर रस की मैं आपसे बात करूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जब आप खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, जैसे एक उदाहरण लीजिए आप, मान लीजिए आप गए किसी पकौड़ी वाले की दुकान पर, ठीक है, पकौड़ी खुली रखी होती है, उस पर बहुत सारे जीवाणु विषाणु अटैक कर देते हैं, ठीक है। खुले हुए सामान पर तो जीवाणु हमेशा चिपके ही रहते हैं। मान लीजिए आपने वो खा लिया, ठीक है, आपने खाया, वो आपके पेट में गया, तो जो विषाणु जीवाणु जो साथ में जाते हैं उसको HCl नष्ट कर देता है, विषाणु या जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ये समझिए, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, विषाणु भी जो वैसे पहुंच जाते हैं उसके कंट्रोल में होते हैं उनको भी नष्ट करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि मान लीजिए HCl एक अम्लीय है, जब इतना अम्लीय होता है ये भोजन में जो जीवाणु जाते हैं उनको जला देता है, तो ठीक है, तो ये हमारे पेट यानी अमाशय को क्यों नहीं जलाता, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है, श्लेष्मा ग्रंथि हमारे पेट में यानी अमाशय में, वहां से जो म्यूकस निकलता है, म्यूकस निकलता है, ये हमारे अमाशय की जो ब्लड प्रूफ जैकेट है उसका काम करता है। यानी HCl, अगर ये ग्रंथियों से म्यूकस ना निकले तो ये HCl हमारे पेट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा रेनिन समझिए, ये क्या करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है, और ये बच्चों में सर्वाधिक निकलता है, रेनिन बच्चों में सर्वाधिक निकलता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध में रेनिन बहुत ही ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं निकलता या थोड़ा बहुत निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूध नहीं पचता है, क्योंकि रेनिन का स्राव उनके अंदर नहीं होता। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। दूसरा म्यूकस, आप याद रखना, म्यूकस क्या है, ये हमारे शरीर को जलने से बचाता है, ब्लड प्रूफ जैकेट के रूप में अमाशय का काम करता है। क्लियर है आपको, जठररस से कोई क्वेश्चन आएगा छूटेगा तो नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विसरण यानी डिफ्यूजन की दर को दर्शाता है, ठोस, द्रव, गैस। देखिए आप खुद ही जवाब दोगे इसका। विसरण क्या होता है, विसरण अगर मैं एक देसी भाषा में आपसे बात करूं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से, किसी भी चीज का भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुले इलाके में फैल जाना, खुले इलाके में फैल जाना, ठीक है। मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो और कहीं भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाए, तो आप, ऐसा तो है नहीं मान लो 100 की स्पीड पे ला रहे थे, वहां भी 100 की स्पीड पे दौड़ा दोगे नहीं ना, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप आराम से चलाओगे, सीधी सी बात है। इसी तरह से विषय समझिए, विसरण का क्या मतलब है, विसरण भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुले इलाके में भागती है कोई भी चीज। जैसे आप समझिए परफ्यूम होता है, परफ्यूम एक डिब्बी में बंद होता है, ठीक है, डिब्बी में जब इसके कण धोरे धोरे होते हैं तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही परफ्यूम इसमें से निकाला जाता है यानी छिड़का जाता है तो वातावरण में फैल जाता है, हमारे शरीर पर फैल जाता है और चारों तरफ सुगंध देने लगता है, सुगंध देने लगता है। यही क्या है, जब ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस डिब्बी के अंदर था तब तो शांत था, लेकिन जब इसे हमने अपने शरीर पर लगाया तो चारों तरफ इसने सुगंध दी, यानी ये वातावरण में फैल गया। क्लियर है। या आप जैसे समझिए जो घरों में गैस का सिलेंडर होता है, जहां हम LPG सिलेंडर जहां खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जब गैस अंदर होती है, आपने उसकी खुशबू सूंघी कोई या उड़ती देखी कहीं गैस, वो नहीं, खुशबू आती है लेकिन वो एथिल मरकैप्टन की आती है, वो ये बताता है कि गैस लीकेज है या नहीं, ठीक। लेकिन अगर उस गैस को बाहर निकाला जाए तो वातावरण में बहुत जल्दी ही सारे में फैल जाती है, उसे रोकना भी असंभव है, ठीक है। हालांकि अब तो संभव है, वातावरण में सारी वो इस तरह से फैल जाते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से पूरे वातावरण में या वायुमंडल में जहां तक उसकी क्षमता है वहां तक फैल जाने को ही क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। जैसे गैस सिलेंडर से गैस निकल जाती है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक। गैस से गैस में ही ज्यादा विसरण होता है। जैसे ठोस है, आप समझिए ठोस है, ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा, ठोस से ठोस में कोई मूवमेंट
नहीं होते। तो जो ठोस है उसका विसरण सबसे कम होता है। द्रव का विसरण होता है लेकिन वो भी इतना नहीं होता जितना गैस का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गैस का होगा। गैस से गैस में जो विसरण होता है वो सर्वाधिक होता है। विसरण का अर्थ समझ में आया? विसरण का मतलब होता है फैलना किसी भी चीज का, भीड़ भाड़ वाले इलाके से खुले इलाके में फैलना। ठीक है, विसरण आप याद रखना, गैस से गैस में सर्वाधिक होता है। क्लियर है? चलिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। पहली बात, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का तृतीय नियम इसका राइट आंसर होगा। और इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, यह आप याद रखना है। क्या ये? तो मान लीजिए एक उदाहरण लें हम, जैसे नाव होती है, नाव से जब हम उतरते हैं तो नाव से पैर से हम नाव को पीछे को धक्का देते हैं, तब हम आगे कूद पाते हैं। यानी पीछे प्रतिक्रिया होती है, आगे क्रिया होती है। ठीक है, नाव से कूदना, ये भी इसका उदाहरण होता है, नाव से कूदना। अब समझिए रॉकेट होता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन थर्ड लॉ पर काम करता है। मान लीजिए नीचे को तो गैस छोड़ता जाता है, नहीं आग निकलती है, नीचे को गैस छोड़ता जाता है, नीचे प्रतिक्रिया होती है और ऊपर को उड़ता जाता है। इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही वर्क करता है। दूसरा और उदाहरण अगर आपको दिया जाए तो समझिए, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, मान लीजिए गुब्बारे में आपने हवा भरी, ठीक, और उसे छोड़ दिया तो गुब्बारे से हवा निकलेगी नीचे को। जब हवा नीचे को निकल रही है तो नीचे को ही गुब्बारा आना चाहिए, लेकिन गुब्बारा ऊपर को उड़ता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? न्यूटन के थर्ड लॉ का ही उदाहरण होता है। ठीक है, 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट वाले दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 3 जूल, 10 जूल, 75 जूल या 20 जूल? समझिए क्या दिया हमें, कूलाम आवेश दिया, यानी क्यू दे रखा है, क्यू बराबर 5 कूलम। वोल्ट यानी विभवांतर हमें दे रखा, विभवांतर कितना है? 15 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य निकालना है, टोटल वर्क डन। हमें वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है, ये आपका होता है। तो 5 यानी आवेश कितना? 5 गुणा 15, विभवांतर टोटल 75 होता है। और जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 75 जूल लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 75 जूल होगा। और ये फार्मूला भी आप याद रखना, वर्क डन इक्वल टू आवेश गुणा विभवांतर। HIV संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल हवा और पानी के संपर्क से फैलता है, यह संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने से फैलता है, यह मच्छर के काटने से फैलता है, यह संक्रमित रक्त असुरक्षित यौन संबंध साझा सुइयों से फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है यही होगा, संक्रमित रक्त असुरक्षित यौन संबंध और साझा सुइयों से फैलता है। इसका वायरस कौन सा होता है? HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये होता है। इससे कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स फैल जाती है। और एड्स में होता क्या है? तो जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो काम करना बंद कर देती है। प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी समाप्त हो जाती है और आदमी कमजोर हो जाता है। इसमें पहली बात तो ये समझिए, कमजोर हो जाता है। दूसरी बात आप समझिए कि इसमें जब रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई तो एक साधारण सी खांसी या साधारण सा जुकाम भी आदमी की जान ले सकता है। ठीक है, इसमें जान चली जाती है, आदमी को मरना ही पड़ता है इसमें तो, एड्स में तो। ठीक है, और इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है जिसे बोलते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसका टेस्ट है? एड्स का टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट होता है। दूसरा आप याद रखना, एड्स का ये टेस्ट होता है। पहला इसका मामला 1981 यूएसए में देखा गया, यूएसए में। भारत का ही पूछा जा सकता है, 1986 भारत के चेन्नई में, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है।
विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है आपको? ठीक है। एड्स एकल फसल खेती की तुलना में अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार अधिक लाभदायक है? इसमें केवल एक ही प्रकार की उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है और कीटों के प्रसार को कम करता है। इसमें पौधे के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसमें केवल बड़े खेतों में ही किया जाता है। तो देखिए इंटरक्रॉपिंग होती क्या है। तो इंटरक्रॉपिंग का मतलब है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक ही समय पर दो फसलें उगाना। एक ही खेत में दो फसलें उगाना और एक ही खेत में। ठीक है, समझ लीजिए। अभी आप ऐसे समझिए, जैसे अभी जो हमारी रबी की फसलें बोई गई थी, जैसे गेहूं बोया गया था। ठीक है, तो गेहूं की दो लाइनों के बीच एक लाइन हम किसकी लगा देते, उस समय पर लेटा की लगा देते। ठीक है, यानी कि लेटा भी और गेहूं की भी एक साथ ही खेती की जाने को ही इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे मृदा की उर्वरता यानी मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और कीटों का प्रसार भी कम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये। दूसरा, इसी से मिलती जुलती एक खेती और है, एग्रीकल्चर में पूछी जाती है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। जैसे मिश्रित खेती होती है। ठीक है, मिश्रित खेती होती है, ये आपको याद रखना। मिश्रित खेती क्या है? इंटरक्रॉपिंग अलग है, एक ही समय पर एक खेत में दो फसलें उगाना इंटरक्रॉपिंग होगा। लेकिन मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती का मतलब होता है खेती के साथ साथ, यानी किसी फार्म में खेती कर रहे हैं आप। ठीक है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती ही कहलाता है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे आपसे अपने अगली क्लास में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखो, साइंस कठिन नहीं है। साइंस बहुत ही अच्छा विषय है, जिसे समझकर बहुत अच्छे से जीएस से भी अच्छा यानी जीके से भी अच्छा पढ़ा जा सकता है। लेकिन आपको आवश्यकता है विज्ञान को समझने की। समझ के पढ़ेंगे तो पेपर में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, और वही प्रयास हमारी क्लास में रहता है। ठीक है, धन्यवाद।